ओके, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको कैसे किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले फीमेल को प्रिपेयर करना होता है, प्रिपरेटरी स्टेज है। ओके, सो इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में मतलब डॉक्टर के पास गई तो अब उसका टेस्टिंग होगा, ओवेरियन फंक्शन टेस्ट, FSH LH और भी जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स चेक किए जाएंगे रेगुलरली, और ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर को पता चलेगा कि साइज और क्वालिटी ऑफ एग कैसा है। ओके, अगर FSH का लेवल, LH का लेवल रिक्वायर्ड जो नॉर्मल लेवल है उस लेवल में है, नॉर्मल रेंज में है तो ठीक है। अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, कम है, देन यू विल थिंक समथिंग एल्स। ओके, और उसके बाद वो मैचुरेशन साथ में अल्ट्रासाउंड भी करते रहेगा, अल्ट्रासाउंड से भी देखेगा एंड ब्लड टेस्ट भी करेगा। फिर डॉक्टर जो है बाद में, ये तो बाद में करेगा, दिस स्टेज पहले तो टेस्ट परफॉर्म किया और अल्ट्रासाउंड करेगा। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तो है कि इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, यहाँ भी अगर नॉर्मल है तो वो नेचुरल IVF के लिए पहले सोचेगा, क्योंकि थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो IVF परफॉर्म किया जा सकता है। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? क्लियर? यस सर। थियोरेटिकली तो IVF किया जा सकता है अगर वुमन के फेलोपियन ट्यूब से या यूटरस से कलेक्ट किया जाए कंटेंट को, फ्लूइड कंटेंट को। ओके, और उसको मिक्स कर दिया जाए स्पर्म के साथ। प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, कर लेगा कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है फीमेल का, और उस ओव्यूलेशन के टाइम होने के बाद उसका यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के कलेक्ट कर लिया उसके कंटेंट को आफ्टर नेचुरल ओव्यूलेशन, और उसको मिक्स किया जा सकता है स्पर्म के साथ, और फिर री इंसर्ट किया जा सकता है, क्योंकि मिक्सिंग के दौरान ओवा जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया यूटरस में। ये सिंपल वे है, नेचुरल वे। तो क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो हुआ, बाहर ही हुआ क्योंकि मिक्सिंग बाहर हुआ, कंटेंट को निकाला गया, तो दिस इज नेचुरल वे। फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी लूजी ब्राउन 1978 में जिसका जन्म हुआ था वो नेचुरल IVF से हुआ था। ओके, लेकिन नेचुरल IVF के साथ साथ कुछ एडिशनल टेक्निक्स की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो ये एडिशनल टेक्निक आप लोग को बता ही दिए हैं, जैसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन या आप सुपर स्टिमुलेशन कहें, एक ही नाम है। तो इसके द्वारा मल्टीपल एग्स जनरेट किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक ट्रांसवेजाइनल oocyte retrieval, there is a procedure, ट्रांसवेजाइनल oocyte retrieval, यानी वेजाइना को क्रॉस, ट्रांसवेजाइनल को क्रॉस करके oocyte को रिट्रीव किया जा रहा है आर्टिफिशियली, और ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड है।
ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ओवरी से oocyte को रिट्रीव कर रहे हैं। नेचुरल आईवीएफ में ये नहीं होगा, ये एडिशनल टेक्निक्स है, जैसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन या सुपर ओव्यूलेशन, ये एडिशनल टेक्निक है आईवीएफ के साथ। या अगर जरूरत पड़ी आईवीएम की, इन विट्रो मैचुरेशन की, क्यों मैचुरेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी ऐड किया जा सकता है। फिर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन ऐड किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है सो एडिशनल टेक्निक यानी ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल, ओवरी से निकाला जाए, क्योंकि अगर आईवीएम के लिए जाएगा, इन विट्रो मैचुरेशन की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे oocyte को रिट्रीव करना पड़ेगा, तो वो भी आईवीएम लगेगा, तो वो टेक्निक भी लगेगा, ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल भी। ओके, फिर उसके बाद ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल क्या है, देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर में ऑल्सो इंसर्ट ए स्कोप थ्रू वेजाइना एंड इनटू यूटरस। नहीं, यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, एल्सवेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कहीं और, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब रिट्रीवल हो गया उसके बाद को इंक्यूबेशन किया जाएगा एग और स्पर्म का साथ, और फिर कल्चर करके सेलेक्ट किया जाएगा रिजल्टेंट एम्ब्रियोज में से, और उसके बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा। बेसिकली यही प्रोसीजर है ओवरऑल आईवीएफ में। तो अब इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, डॉक्टर जो है यूट्रस को भी एग्जामिन करेगा, एंडोमेट्रियम का थिकनेस निकालेगा। ओके, अगर 7 mm से ज्यादा है तो ठीक है, ज्यादा चांसेस हैं इम्प्लांटेशन के। पुरुष जो है उसका भी स्पर्म का टेस्टिंग किया जाएगा, जिसमें स्पर्म का नंबर यानी स्पर्म काउंट, स्पर्म का साइज, शेप, ये सब डिटरमाइन करके स्पर्म को कैटेगराइज कर लेंगे। ओके, और बाद में चूंकि ये सब डेटा रहेगा, तब हम स्पर्म को फिर वॉशिंग स्टेप के दौरान, स्पर्म वॉशिंग स्टेप के दौरान उसको जो वीक स्पर्म है उसको डिस्कार्ड रिमूव किया जाता है। इफ द स्पर्म्स आर वीक और डैमेज, ए प्रोसीजर कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है। तो एडिशनल टेक्निक देखिए कितना आपको बता दिए। आईवीएफ, नेचुरल आईवीएफ तो हो गया एकदम बेसिक वाला। ओके, बेसिक प्लान, उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, ठीक है, ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल, आईवीएम, ओके, आईसीएसआई, ये सब एडिशनल टेक्निक्स है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। उसके बाद आईसीएसआई में टेक्नीशियन जो है इंजेक्ट कर देता है। तो ये तो प्रिपरेटरी स्टेज नहीं है, ठीक है, ये आगे का स्टेप में ये सब है। प्रिपरेशन में मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों को रेडी किया जा रहा है, सारा उसका बॉडी का टेस्ट हिस्ट्री वगैरह सब डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और एनालाइज किया जा रहा है कि वेदर दे आर सुटेबल फॉर द गोइंग अहेड विद द आईवीएफ और नॉट। सो तो अब जब चूज किया करेगा वो आईवीएफ को फाइनली कपल, तो बहुत सारा पॉइंट्स वो दिमाग में सोचेगा, उसको ये सब से रेडी रहना पड़ेगा कि कितना, व्हाट विल यू डू विथ एनी अनयूज्ड एम्ब्रियोज, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद, ट्रांसफर होने से पहले जो कल्चर किया गया, तो जनरली मेनी एम्ब्रियोज आर कल्चर्ड, 10 to 30 embryos are cultured.
तो उसमें से कितना ट्रांसफर तो होगा 2 या 3 एम्ब्रियो का ही। ओके, तो बचा हुआ एम्ब्रियो के साथ वो क्या करेंगे कपल, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या क्रायो प्रिजर्व करेंगे वो। तो ये डिसीजन पहले सोच लेना है। फिर हाउ मेनी एम्ब्रियोज डू यू विश टू ट्रांसफर। कुछ कंट्री जो है रेगुलेशन लगाए हुए हैं 2 से ज्यादा नहीं। ओके, कुछ कंट्री जो है वो रेगुलेशन वहां नहीं है, जैसे अमेरिका में रेगुलेशन नहीं है। इंडिया का सर्च करना क्या है यहाँ का। यूके में इट इज स्ट्रिक्टली directed that not more than 2 if the age is below 40। 40 से एबव अगर आईवीएफ के लिए जा रही है महिला तो 3 कर सकती है। तो ये डिसीजन लेना है आपको। हाउ मोर द मोर embryos transfer the higher the risk of a multiple pregnancy, so most doctors won't transfer more than 2 embryos। How do you feel about the possibility of having twins? तो ये भी आपको सोच लेना है। ट्विंस, ट्रिपलेट्स और ए हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसी। डॉक्टर पूछेगा ट्विंस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं, वो फिर ख्याल नहीं रखेगा इस चीज का। महिला कहेगी नहीं ट्विंस नहीं चाहिए हमको, एक ही सिंगलटन चाहिए, तो वो इस चीज का ख्याल रखेगा कि ट्विंस ना हो। तो सारे आपको आंसर्स होने चाहिए दिमाग में क्लियर। What about the legal and emotional issues associated with using donated eggs? लीगल और इमोशनल इश्यूज जो भी है इसको भी आपको डील करना पड़ेगा इन द केस अगर डोनेटेड स्पर्म और या एग को या एम्ब्रियो को यूज किया जा रहा है तो, या सरोगेट मदर है तो। What are the financial, physical and emotional stress associated with the IVF? तो इससे भी डील करना पड़ेगा, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस से। तो IVF चूज करने के बाद ये सब से गुजरना पड़ेगा फीमेल कपल को। कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द IVF। स्टिमुलेशन, एग रिट्रीवल, इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो कल्चर एंड ट्रांसफर। तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो woman would be stimulated first। why this is stimulation is required? क्योंकि ये प्रिपरेटरी स्टेज में डॉक्टर ने तय कर लिया कि उसका उसको पता लग गया कि उसका लेवल्स क्या है हार्मोन्स के, और उसने अल्ट्रासाउंड से भी देख लिया। ओके, तो क्या है, अगर उसको जरूरत है, अगर एक बार ओव्यूलेशन हो रहा है मंथ में एटलीस्ट एक बार, और वो कंसीव नहीं कर रही है फिर भी, तो डॉक्टर जो है सुपर ओव्यूलेशन उसको के लिए वो जाएगा। ओके, जनरली तो स्टिमुलेट किया जाएगा फीमेल को। नॉर्मली वुमन जो है एक एग प्रोड्यूस करती है हर साइकिल में, और आईवीएफ जो है, आईवीएफ के लिए मल्टीपल एग चाहिए क्योंकि वहां पर कल्चर किया जाएगा। 12 से 30 एग चाहिए। तो 12 से 30 मैच्योर्ड फॉलिकुलर मैच्योर्ड एग्स जो है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? ग्राफियन फॉलिकल स्टेज पर हो, तो उसके लिए स्टिमुलेट करना जरूरी है। तो अब जो भी आईवीएफ होता है नेचुरल आईवीएफ प्लस हाइपर स्टिमुलेशन, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के साथ ये एडिशनल टेक्निक लगा के। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. ओके, तो क्या होगा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन जो है ये स्टिमुलेट कर देता है टू इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल फॉलिकल्स ऑफ द ओवरीज। ओके, तो ये स्टार्ट होगा सबसे पहले फीमेल का एज क्या है, ओके, फिर उसका एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या है, लेवल ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है, ओके, ये सब टेस्टिंग हो चुका है प्रिपरेटरी स्टेज में। और उसके बाद प्रिडिक्शन करेगा डॉक्टर कि whether हाइपर स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। अगर एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है तो हाइपर स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, एंट्रल फॉलिकल काउंट इन नॉर्मल केस कितना होगा, 1 होना चाहिए। क्योंकि बाद वाले डायक जो पीछे चल रहे हैं उनका डेथ हो जाता है। ठीक, तो एंट्रल फॉलिकल काउंट को बढ़ाने के लिए कितना जरूरत है डोज का, वो डिसाइड करेगा डॉक्टर, हाइपर स्टिमुलेशन डोज का। एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल कितना है वो भी निर्भर करेगा उस पर। तो वो एक प्रिडिक्ट करेगा, दिमाग में लगाएगा कितना होना चाहिए डोज, और उसका फिर रेस्पॉन्स क्या होगा, प्रिडिक्ट करके वो डिटरमाइन करेगा फिर प्रोटोकॉल और उसका डोजेस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों तरीके के हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, नेचुरल ओरल पिल भी है जैसे क्लोमिफेन, और आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, ये भी अवेलेबल है हार्मोन्स उसके द्वारा भी। ओके, तो बेसिकली हाइपर स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट होता है आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है oocyte रिट्रीवल का वहां पर से। मतलब एक्सपेक्टेड डेट जो है oocyte रिट्रीवल का, और उसके बाद पर्सनल चॉइस यानी डॉक्टर का, यानी वो फिर पेशेंट का भी, कब से आप ट्रीटमेंट के लिए रेडी है, ओके, और वो किस साइकिल में अभी है, साइकिल के किस स्टेज में है। ओके, जनरली मान लो कि बीच में उसने स्टार्ट किया, ठीक है, जनरली क्या होना चाहिए, एक फुल मतलब फॉलिकुलोजेनेसिस का जो स्पैन है, उस पूरे फॉलिकुलोजेनेसिस के स्पैन में, एक पूरा स्पैन में, उस स्पैन के बीच में से अगर स्टिमुलेशन स्टार्ट होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो नेक्स्ट मंथ में वो फिर फुल स्पैन में आ जाएगा। ओके, सो दैट विल बी डिसाइडेड। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. लेकिन एक साइड इफेक्ट ये है कि ये जो भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट्स हैं, इनके साथ एक रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, दैट इज OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, एंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। सो तो अभी हाइपर इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन्स जो है फॉर हाइपर स्टिमुलेशन, जनरली ये FSH एनालॉग है, आपको बताई हैं इक्विन FSH, घोड़ा से FSH ऑब्टेन किया गया, एंड इसीलिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्लोज मॉनिटरिंग में होता है, एंड पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल। ओके, और फ्रीक्वेंटली उनके लेवल्स को, पर्टिकुलरली एस्ट्राडायोल लेवल को चेक किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि ये एस्ट्राडायोल एक्चुअली E2 इसको बोला जाता है, और ये इस्ट्रोजन जो हार्मोन है वही है ये एस्ट्राडायोल, and it is the major female sex hormone, and it is involved in the regulation of estrus and menstrual female reproductive cycles. estradiol तो फॉलिकुलर ग्रोथ को एग्जामिन करते रहेगा एंड कम से कम 10 दिन तक इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन्स का चलेगा। समझ रहे बात को? तब जाके स्टिमुलेशन होगा, मतलब स्टिमुलेशन का पर्टिकुलर एक लेवल अचीव हो जाएगा। फिर आईवीएफ जो है आपका, मतलब अब ये एडिशनल टेक्निक है, तो या तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के साथ आईवीएफ ट्राई किया जाएगा, ओके, या आईवीएफ जो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन जिसमें गोनाडोट्रोपिन इन्वॉल्व है, ठीक है, वो भी ट्राई किया जा सकता है, या आईवीएफ टेक्निक जो है इम्ब्रियो फ्रोजन इम्ब्रियो से ही हो जाए, या आईवीएफ टेक्निक में पहले ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो, उसके बाद क्रायो इम्ब्रियो को एग रिट्रीवल के बाद फर्टिलाइज करके फिर इम्ब्रियो बना के क्रायो प्रिजर्व कर दिया गया और नेक्स्ट साइकिल में फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए, तो ये भी हो सकता है। यानी पहला बेबी भी उसी एम्ब्रियो से हुआ, सेकेंड बेबी भी उसी साइकिल में जो एम्ब्रियो क्रिएट हुआ था वो क्रायो प्रिजर्व हुआ था, 3 साल के बाद उसी एम्ब्रियो से फिर से दूसरा बेबी ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लूजी ब्राउन was the result of no drugs for ovarian hyperstimulation. बिना ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के, बिना ड्रग के या बिना गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन के लूजी ब्राउन का जन्म हुआ था। लूजी ब्राउन was the result of first baby, test tube baby was the result of purely natural IVF। और उसके बाद फिर यह मेथड जो है पॉपुलर हो गया, एंड दिस मेथड जो है बहुत सा एक सेकंड सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया। ठीक है, तो चूंकि अब नेचुरल आईवीएफ में चूंकि ड्रग नहीं ले रहा है, गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन नहीं ले रहा है, तो जिस पर नेचुरल आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया वो भी ओएचएसएस के इस रिस्क से बच जाएगा, क्योंकि ओएचएसएस जो है वो हो रहा था किस वजह से, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन से। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. ओके। तो वो अगर नेचुरल आईवीएफ जो है वो सब एसोसिएटेड साइड इफेक्ट से वो बच जाएगा, लेकिन नेचुरल आईवीएफ के साथ आजकल हाइपर स्टिमुलेशन साथ में ट्राई किया जाता है, क्योंकि नेचुरल आईवीएफ का सक्सेस रेट कम है। और एक अथॉरिटी है जिसका नाम है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का अथॉरिटी यही तय करता है
उस देश में कि क्या रेगुलेशन होगा, जैसे 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना, ये सब इसी का बनाया नियम है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्टोरेज ऑफ ह्यूमन एग्स, स्पर्म, एम्ब्रियोज, ये सबको रेगुलेट करता है। समझे? तो अगर नेचुरल आईवीएफ का सक्सेस रेट आप समझ सकते हैं इसी बात से कि 40 से 42 साल के बीच के लोगों में इसका सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। इसीलिए ज्यादातर माइल्ड आईवीएफ ट्राई किया जाता है शुरुआत से ही। माइल्ड आईवीएफ में है क्या है, ये एक मेथड है जहां पर स्मॉल डोज ऑफ ओवेरियन स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग ए वुमन्स नेचुरल साइकिल, और इसका एम है टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 to 7 एग्स। ठीक है, 2 से 7 एग प्रोड्यूस करना इस माइल्ड आईवीएफ का एम है। माइल्ड आईवीएफ क्या हो गया? नेचुरल आईवीएफ प्लस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन इन माइल्ड फॉर्म। ठीक, तो ये थोड़ा एडवांस मेथड हो गया नेचुरल आईवीएफ से। और इसमें चूंकि माइल्ड आईवीएफ है तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आईवीएफ के वो भी रिड्यूस कर जाते हैं, थोड़ा से माइल्ड फॉर्म में है। ठीक, अब जो है स्टिमुलेशन हो गया आपका। देन आफ्टर स्टिमुलेशन अभी मैचुरेशन, चूंकि अभी माइल्ड हाइपर स्टिमुलेशन चल रहा है। ओके, फिर जो है एक सेकेंड, ओवेरियन फॉलिकल जो है वो रीच कर गए सर्टेन डिग्री ऑफ डेवलपमेंट,